नमस्कार। आज का ये वीडियो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन जयपुर का इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा जो आपके राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन जयपुर से संबंधित हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना क्यों की गई, क्या पर्पस था और क्या उपलब्ध हुआ और क्या सेवाएं इसके द्वारा राजस्थान में या राजस्थान से बाहर उपलब्ध हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं इसकी स्थापना से। इसकी स्थापना कैसे हुई? 1975 में राजस्थान के अंदर डेयरी विकास की शुरुआत करने के लिए राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या हम कह सकते हैं राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम पंजीकृत हुआ 1975 में। उसके 2 साल बाद में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। अब देखते हैं राजस्थान का डेयरी विकास संबंध में परिचय। क्या ज़रूरत थी राजस्थान में डेयरी विकास की? तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है या फिर यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस है या क्या ज़रूरत है डेयरी विकास डेवलप करने की और कितना कारगर हुआ, इन सब का इस संबंध में हम राजस्थान का परिचय देखते हैं। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का एक भौगोलिक क्षेत्र है भारत का। तो देश के लगभग 10.4% को एरिया को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ 68.5 मिलियन पॉपुलेशन है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जो डेंसिटी है वो 200 पीपल पर वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का 60% हिस्सा कंप्लीटली वर्षा पे निर्भर रहता है, जिसके कारण गंभीर सूखे का सामना करना पड़ता है और कई स्थानों का जो भूजल है वो मानव और पशुधन के उपयोग के योग्य नहीं है। राजस्थान के पश्चिम में रेगिस्तान है, वहीं अरावली और पूर्व में ग्रीनर बेल्ट है। तो यहाँ विभिन्न इलाकों की जो एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी अलग अलग है। यहाँ कृषि और मवेशी या पशुधन आजीविका का मुख्य स्रोत हैं, खास करके जो गरीब लोग हैं या फिर पश्चिम राजस्थान में जहाँ कृषि इतनी अच्छी नहीं है या कारगर साबित नहीं है, पानी की कमी है, उन लोगों के लिए पशुपालन एक आजीविका का बहुत बड़ा स्रोत है या स्थिर स्रोत आप उसे बोल सकते हैं। कृषि और डेयरी अंतर्निर्भर है। कुछ कृषि की जरूरतें पशुपालन से पूरी होती हैं और डेयरी का जो विकास है वो कृषि पे डिपेंड करता है। जो भी पालन पोषण के लिए ज़रूरतें होती हैं वो कृषि से उपलब्ध करवाई जाती है। और राजस्थान के जीडीपी में जो पशुपालन का योगदान है वो लगभग 10% है और हम दूध उत्पादन में देश के 12.72% का योगदान देते हैं। मीट में 2.46% का योगदान है और ऊन में 34.46 है और हम मिल्क प्रोडक्शन में कंट्री में सेकंड लेवल पे हैं। फर्स्ट लेवल पे उत्तर प्रदेश आता है। और जो राजस्थान में उन्नत नस्लें हैं उसमें हम देखें तो गिर, अजमेर और भीलवाड़ा में मुख्यतः पाई जाती है। थार पारकर जैसलमेर और बाड़मेर जोधपुर में पाई जाती है। हरियाणा सीकर झुंझुनू जयपुर गंगानगर में पाई जाती है और कांकरेज बाड़मेर जालौर सांचौर में पाई जाती है और राठी जोधपुर बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और एक सूरती भैंस की नस्ल है जो उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें कोऑपरेटिव डेयरी है जो फेडरेशन है वो स्टेट लेवल का अपेक्स बॉडी है या सर्वोच्च सहकारी संस्था है जिसके प्रत्येक सदस्य के पास प्रत्येक यूनियन का समावित्व होता है या इसका जो मेंबर होता है वो एक मिल्क यूनियन का अध्यक्ष होता है। और जो वर्तमान में डेयरी संघ है या मिल्क यूनियंस है उनकी संख्या 21 है और उनके संचालन में डेयरी सहकारी समितियां होती है और डेयरी सहकारी समितियों किसानों के कंट्रोल में रहती है, किसानों के स्वामित्व में रहती है। अब इनकी अगर ड्यूटी की बात करें तो फेडरेशन में यूनियन को सेवा देना, सहायता प्रदान करना, राज्य में और ये से बाहर जो मार्केटिंग है या सरकार एनजीओ से बातचीत है, संसाधनों का जुटाना है, समन्वय का कार्यक्रम योजनाओं का संचालन है, ये सब फेडरेशन के द्वारा किया जाता है।
और डेयरी संघ है वो ग्रामीण जो सहकारी नेटवर्क डेवलप करता है और डेयरी सहकारी समितियों को अलग अलग तरह की सहायता प्रदान करता है या मार्गदर्शन प्रदान करता है। और जो डेयरी सहकारी समिति है वो अपने सदस्यों को दूध की खरीद के लिए इनपुट सेवाएं या प्रदान करता है। अगर देखें इसके पास फेडरेशन का जो एडमिन कैसा होता है या आप कह सकते हैं कि उसका प्रबंधन कैसा होता है, तो इसके भी एक निदेशक मंडल होता है जिसमें जो टोटल एडमिन वर्क करता है, योजना नीतियां वित्तीय संसाधन जुटाने या फिर सरकार सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उनके साथ कांटेक्ट करना, उनसे वार्तालाप करना या फिर अदर जो वित्त पोषण से संबंधित जिम्मेदारियां हैं वो भी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो प्रबंध निदेशक के रूप में वो इनको हैंडल करता है या इनकी देख रेख करता है। और डेयरी सहकारी समिति एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेटिक वे में अपने मेंबर्स का निर्वाचन करती है और इनका टोटल रूल एंड रेगुलेशन जो होता है डेयरी से संबंधित या इस फेडरेशन से संबंधित ये उनके सदस्यों के हाथ में होता है। के उद्देश्य थे उद्देश्य तो पशु डेयरी विभाग है तो डेयरी विभाग से पशुपालन और कृषक समुदाय का आर्थिक विकास सबसे बड़ा इनका उद्देश्य था। इसमें डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना है, दुधारू पशुओं की सुरक्षा है, दूध उत्पादन में लोगों की आर्थिक बेहतरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। यूनियंस का रिनोवेशन या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सहकारी समितियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अब देखते हैं आरसीडीएफ सेवाएं क्या देता है। सेवाएं ये 3 प्रकार की सेवाएं देता है। फर्स्ट है मार्केटिंग, तकनीकी इनपुट और थर्ड है प्रशिक्षण और विस्तार। ये आरसीडीएफ सेवाएं देता है अपने मिल्क यूनियंस मेंबर को और डेयरी सहकारी समिति से जुड़े हुए किसान। हम देखते हैं कि आरसीडीएफ जो मार्केटिंग करता है वो सर्स ब्रांड के नाम से करता है और फेडरेशन आर्म फोर्स में टेट्रापेक यूएचटी का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। इसके डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स सर्स ब्रांड के नाम से अवेलेबल हैं। वो उसमें छाछ, लस्सी, श्रीखंड और ये सब आते हैं। और जो अभी एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सर्स मिल्क पार्लर जो हैं वो 460 हैं। राजस्थान के अंदर मोर देन 3000 बूथ हैं और एजेंसियां या दुकानें हैं वो 999 हैं। तकनीकी इनपुट में देखें तो तकनीकी इनपुट में टेक्निकल इनपुट जिसे कहते हैं उसमें ये अलग अलग सेवाएं देता है जिसमें फर्स्ट आता है पशु स्वास्थ्य कर्म। जो भी पशुओं का उपचार है या उनसे संबंधित जितने भी बीमारी हैं उनके लिए टीकाकरण हो या फिर उनके किसी और प्रकार की प्रॉब्लम होती है, उनको फूड में कोई प्रॉब्लम आती है या पशु स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके लिए अपना कार्यक्रम रन करता है। इस कार्यक्रम के तहत उनको सहायता प्रदान की जाती है। डेयरी विभाग को कंटिन्यू ग्रो करवाने के लिए या मजबूत करने के लिए एक नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चलाता है जिसके लिए इन्होंने कुछ दूध संघ है जैसे अलवर है, अजमेर है, श्री गंगानगर, जोधपुर, पाली, इनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के या अच्छी नस्ल के जो ब्रीड्स हैं उनको फ्लरिश करने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कार्यक्रम चलाते हैं। इसके लिए इन्होंने बस्सी में एक अल्ट्रा मॉडर्न फ्रोजन सीमन सेंटर स्टैब्लिश किया है जिसमें विदेशी और देसी नस्लों के ये जो सीमन सैंपल अवेलेबल रहते हैं या वो सीमन बैंक है उनका, और स्वदेशी नस्ल के लिए जर्म प्लाज्म स्टेशन नारवा खिचियाँ जोधपुर। तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्ट्रा मॉडर्न फ्रोजन सीमन सेंटर बस्सी जयपुर में है जो विदेशी और देसी दोनों के लिए है और स्वदेशी नस्ल के लिए जर्म प्लाज्म स्टेशन नारवा खिचियाँ जोधपुर में है। इसके जो सेकंड है नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर प्राकृतिक, इसमें क्या होता है जहाँ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा अवेलेबल नहीं रहती है वहाँ ये नेचुरल ब्रीडिंग के लिए बेल प्रोवाइड करवाते हैं चार्ज बेसिस पे। अब जो एनिमल फीड है, कैटल फीड है, इसका निर्माण भी आरसीडीएफ के द्वारा किया जाता है। इसके लिए इन्होंने पशु चारा संयंत्रों की स्थापना की है जिसमें अलग अलग वैरायटी के कैटल फीड अवेलेबल हैं जिसमें उच्च ऊर्जा फीड है, बाईपास प्रोटीन है या यूएमबी है या खनिज मिश्रण है। ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैटल फीड है जो इनको अवेलेबल रहती है।
इसके लिए इन्होंने 7 कैटल फीड इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें सबसे पहले किया गया अजमेर में 1980 में। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 300 मेट्रिक टन है। और दूसरा नदबई भरतपुर 1980 में 300 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी है। थर्ड बीकानेर 1981 300 मेट्रिक टन कैपेसिटी है। और फोर्थ जोधपुर में स्टेब्लिश किया गया 1982 में, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 मेट्रिक टन है। और फिफ्थ किया गया लंबिया कला भरतपुर में, सॉरी भीलवाड़ा में 2014 में, जो 150 मेट्रिक टन पर डे है। और सिक्स्थ है कालाडेरा जयपुर 2016 में, जो 300 मेट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। और सेवंथ जो लास्ट सबसे लेटेस्ट डेवलप किया गया है 2018 में, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 150 मेट्रिक टन पर डे है। अब इसका फोर्थ जो इसमें टेक्निकल इनपुट में जो फोर्थ सेवा दी जाती है या सर्विस दी जाती है, वो है चारा विकास करना। पशु चारा के लिए जो उत्तम बीजों का निर्माण या उनका प्रोडक्शन करने के लिए इन्होंने खाद्य बीज खेत स्टेब्लिश किए हैं, जिसमें एक रोजड़ी श्री गंगानगर में है, एक बस्सी जयपुर में है, और खाद्य बीज खेत पाल कोटा में है। और इसके साथ साथ एक विदेशी न्यूक्लियस फार्म बस्सी जयपुर में स्टेब्लिश किया गया है। यहाँ जो अच्छी ब्रीड के या फॉरेन जितने ब्रीड्स हैं उनके बैलों के मदर्स को यहाँ केयर किया जाता है। एक्जोटिक न्यूक्लियस फार्म भी बोलते हैं इसको। इसके साथ सीड प्रोसेसिंग यूनिट स्टेब्लिश की आरसीडीएफ ने, जो बीकानेर और कोटा में है। इसके साथ साथ ये बस्सी जयपुर में जो फ्रोजन सीमेंट सेंटर है। और इसके साथ हम देखते हैं थर्ड सर्विस जो है प्रशिक्षण और विस्तार। इसके लिए 7 मिल्क यूनियंस हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। यहाँ ये डिफरेंट प्रशिक्षण और विस्तार का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ गुजरात की जो मॉडल डेयरी है आनंद मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन अमूल, उसका भी दौरा ये लोग करवाते हैं, जिससे डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स और वहाँ की जो टेक्निक सीखने का भी मौका अपने सदस्यों को या अपने मेंबर्स को ये लोग देते हैं। अब हम देखते हैं सर्स के प्रोडक्ट्स कि किस किस सर्स के प्रोडक्ट में फ्रेश मिल्क में देखते हैं। फ्रेश मिल्क में आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। स्किम मिल्क है, डबल टोन मिल्क है, टोन मिल्क है, स्टैंडर्ड मिल्क है, फुल क्रीम। इन डिफरेंट मिल्क्स में मिल्क फैट और सॉलिड नोट फैट का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। अगर आप देखेंगे स्किम मिल्क में मिल्क फैट कितना होता है 0.5 होता है, डबल टोन में बढ़ता है 1.5, टोन में 3, स्टैंडर्ड में 4.5 और फुल क्रीम में 6। और इसी तरह से सॉलिड नोट फैट या SNF जो वैल्यू है वो भी वेरी करती हैं। और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी या सेल्फ लाइफ आप कहें तो 2 डेज होती है, अगर आप इनको बिलो 8 डिग्री फ्रिज डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। नेक्स्ट इनका जो प्रोडक्ट है, ये इनकी डिफरेंट पैकिंग्स हैं, आप इनको भी याद रख सकते हैं। फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट्स में छाछ, लस्सी, दही, पनीर, श्रीखंड, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, ये सब हैं। और इनकी भी मिल्क फैट का परसेंटेज होता है, सॉलिड नोट फैट परसेंट भी रहता है। और पनीर के केस में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको मॉइस्चर बोलते हैं। मॉइस्चर 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिल्क फैट भी ड्राई मैटर बेस पे 50% होना चाहिए। ये इन प्रोडक्ट्स के केमिकल पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में ऐसा पूछ लेते हैं। ऐसा पूछ लेते हैं कि पनीर के अंदर मैक्सिमम मॉइस्चराइजर परसेंट कितना होना चाहिए, तो 60% है। और इनकी सेल्फ लाइफ भी आपको ध्यान में रखना है, 7 डेज हैं अगर बिलो 8 डिग्री है इन 3 प्रोडक्ट्स का। छाछ, लस्सी, दही में, पनीर में 50 डेज का, श्रीखंड में भी है 50 डेज का, और फ्लेवर्ड मिल्क और गुलाब जामुन में 3 मंथ का है। लॉन्ग सेल्फ लाइफ के मिल्क प्रोडक्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कैटेगरी है इसकी, बिकॉज इसके लिए सर्स फेमस है या आरसीडीएफ फेमस है, क्योंकि इनमें लॉन्ग सेल्फ लाइफ के प्रोडक्ट है। स्किम मिल्क प्रोडक्ट और डबल टोन मिल्क है, टोन मिल्क, 3 वेराइटी हैं, और तीनों के अंदर टैगलाइन है। स्किम मिल्क की टैगलाइन स्लिम, मतलब बहुत कम फैट है 0.5%। इसकी सेल्फ लाइफ 180 डेज है। तो और इसकी अगर आप ओपन नहीं करते हैं तो रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है, और 180 डेज तक आप इसको रख सकते हैं। और डबल टोन का टैगलाइन है फिट एंड फाइन। इसका मीडियम फैट कंटेंट है 1.5%, और इसकी सेल्फ लाइफ है 120 डेज। ये 2 डिफरेंट पैकिंग में आता है,
फिनो और टेट्रा पैक में। फिनो 120 डेज सेल्फ लाइफ होती है और 180 डेज होती है टेट्रा पैक की। ये इनका पैकिंग होता है, इन पर टैगलाइन लिखी होती है फिट एंड फाइन, तो ये टैगलाइन भी आपसे पूछ सकते हैं। टोन मिल्क में भी एक वर्ड शक्ति में हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है इस प्रोडक्ट के अंदर। इसकी सेल्फ लाइफ भी 180 डेज रहती है। ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर ट्रीटेड रहते हैं, तो इनकी लॉन्ग सेल्फ लाइफ के लिए फेमस है। और इन प्रोडक्ट्स का सर्च आर्म फोर्स को सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। आरसीडीएफ अपनी क्वालिटी कंट्रोल कैसे करता है, तो इसके लिए जो कच्चा दूध आता है, जो डिफरेंट डेयरी यूनियन से या सहकारी समितियों से, उसके लिए 1 आवर MBRT टेस्ट इनका एक पैरामीटर है। एक्चुअली MBRT टेस्ट के 3 पैरामीटर होते हैं, हाफ एन आवर, 1 आवर और 5 आवर। हाफ एन आवर वाला जो जिस भी किसी प्रोडक्ट का हाफ एन आवर या आधे घंटे का जो MBRT वैल्यू रहती है वो रिजेक्ट किया जाता है या लो क्वालिटी का माना जाता है, और 1 आवर वाला सेटिस्फैक्ट्री होता है, और 5 आवर वाला मीन्स बेस्ट माना जाता है। और इसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजिकल जो जीवाणु गणना है वो जो मेंटेन की जाती है वो 10 लाख पर ml से नीचे मेंटेन की जाती है माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी में। और डेयरी प्लांट में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 फॉलो होता है। इसके साथ BSI ये भी फॉलो होता है, एग मार्क, और इन सब का फॉलो किया जाता है। और जयपुर, अलवर, हनुमानगढ़, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, सीकर, रानीवाड़ा, जोधपुर, पाली, ये जो मिल्क यूनियंस हैं, ये IS 22,000 2005 जो एक फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट ISO गाइडलाइन है या स्टैंडर्ड है, इसके उस अनुसार रन होते हैं या उनको उन्होंने अडोप्ट कर लिया है। प्रोजेक्ट और स्कीम, प्रोजेक्ट स्कीम में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये स्कीम्स जो RCDF से जुड़े हुए फार्मर्स या उनके कर्मचारियों के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, या फिर RCDF डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटी दी गई या स्टेट से क्या प्रोजेक्ट्स दिए गए, फंड दिए गए, तो उस सब के बारे में डिटेल है। तो इसमें सबसे पहला जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम देखते हैं, तो इसमें आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो 2015 और 16 में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के 50-50% शेयरिंग पे स्टार्ट दिया गया, जिसमें जयपुर, झालावाड़, टोंक और RCDF का जो मिल्क यूनियन सी या मिल्क प्लांट्स थे उनको डेवलप करने, रिनोवेशन का काम किया गया। जो नेक्स्ट इसमें दिया गया 2018 और 19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक रफ्तार वर्ड जोड़ दिया गया, जो भी उनको अपग्रेड किया गया, तो उसमें 2018-9 में पाली, श्रीगंगानगर, नागौर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब मिल्क यूनियन का रिनोवेशन किया गया या फिर इनको बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत जो 2014-15 में ये भी मिल्क यूनियंस डेवलपमेंट या उनके रिनोवेशन से संबंधित था। इनमें 11 प्रोजेक्ट्स राजस्थान में अभी तक रन हुए हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत। अब देखते हैं फूड सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें यह भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में शुरू किया गया। खाद्य बीज का खरीद और वितरण परियोजना है। चारागाह विकास सुदृढ़ीकरण पशुधन आधारित आजीविका, ये एक प्रोजेक्ट था, स्पेशल प्रोजेक्ट, जो भीलवाड़ा में चलाया गया 2017 से 3 ईयर के लिए। अब देखते हैं डेयरी फेडरेशन अपने सदस्यों को क्या सिक्योरिटी देता है। इसमें सब इंश्योरेंस है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें आता है मिल्क प्रोड्यूसर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये 2017-18 में शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC के द्वारा 171 रुपीज प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति प्रीमियम पे ये इंश्योरेंस किया गया। और इसमें जो एज ग्रुप शामिल किया गया 18 to 15 ईयर्स का था। इसमें सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपए, दुर्घटना में 2 लाख रुपए, और पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए, और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए देने का प्रावधान था। और इसके साथ साथ 9th से 12th तक 2 बच्चों को, किसी भी जो दुग्ध उत्पादक किसान है उसके 2 बच्चों को प्रति माह 100 रुपए की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी था। और जो प्रीमियम इसका इंश्योरेंस में जाएगा उसका फेडरेशन पे करेगा 12.5%, डेयरी संघ करेगा 12.5%,
और समिति जो करेगी वो 30% और 45% उस किसान के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वो है आम आदमी बीमा योजना। ये 2003 टू 3 और 4 में स्टार्ट किया गया। इसमें जो एज ग्रुप था 51 टू 59 था और इसमें सामान्य मृत्यु पे 3000 था है और दुर्घटना में 2 लाख रुपए हैं और इसके पूर्ण अपंगता पे 75,000 रुपये हैं और फिर 37,000 हैं और वो सेम की 9 टू 12th में 2 बच्चों को 100 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति है और इसका जो प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ है और भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ये किया जाना है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम है। फेडरेशन 12.5%, डेयरी संघ 12.5% एंड सहकारी समिति 30% और शेष भुगतान किसान द्वारा किया जाएगा। अब तो थर्ड देखते हैं वो सर सामूहिक आरोग्य बीमा योजना। इसमें पूरी फैमिली का एक मेडिकल क्लेम के लिए ये चलाई गई थी। इसमें जो एज था 3 माह से लेके 65 ईयर तक इसमें एलिजिबल थे और इसमें 1 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस था जो आपका मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान मिलने वाला है और इसमें जो प्रीमियम था वो आपका 2600 के समथिंग था फैमिली में और एकल परिवार के लिए 1006 रुपये हैं और इसमें जो इंश्योरेंस अथॉरिटी थी वो यूनाइटेड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये याद रखना ज़रूरी है बिकॉज अलग अलग स्कीम में इन्होंने अलग अलग मीन्स जो अथॉरिटी को सिलेक्ट किया है, कहीं LIC है, कहीं यूनाइटेड इंश्योरेंस है। अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मिलेगा। तो ये दुर्घटना बीमा योजना, राजस्थान राज्य सर सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसको दुर्घटना बीमा योजना भी बोलते हैं और 2017-18 में शुरू की गई थी और इसका जो प्रीमियम था 53.30 रुपीज़ पर ईयर पर पर्सन था और इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो फेडरेशन देगा 12.5%, डेयरी संघ देगा 12.5%, डेयरी सहकारी समिति 30% और 45% फार्मर्स पे करेगा और इसमें जो राशि मिलने वाली है वो नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिलेगी और पूर्ण अपंगता और दोनों आंख या दोनों हाथ में नुकसान होने पर भी 5 लाख रुपए मिलेंगे और आंशिक अपंगता या एक आंख या एक पैर या एक हाथ पे 2.5 लाख रुपए का बीमा मिलने का प्रावधान है। तो ये था आज का राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का इंट्रोडक्शन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन इनकी साइट पे अवेलेबल है ये आपको इस वीडियो में मैंने दिया है और अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने मेरा मैक्सिमम प्रयास किया है कि किसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इजी टू इजी लैंग्वेज में आपको मिले और इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि RCDS इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और मेरे जो कमिंग वीडियो है वो फूड सेफ्टी एक्ट रूल एंड रेगुलेशन है, ह्यूमन न्यूट्रिशन का और क्वेश्चन सीरीज भी इसमें कंटिन्यू करूँगा मैं इसके साथ। तो thanks for watching and subscribe my channel and comment. Thank you.